सरकारी कुर्सी की में आइए अब दिल्ली की बात करते हैं। अपने चुनावी राज्यों की बात तो की, दिल्ली में यमुना की गंदगी को लेकर के कैसे सियासत होती रही है ये तो आप जानते हैं। और दिल्ली की यमुना कैसी है, हम तो दिल्ली में रहते हैं, जानते हैं, आप भी देख लीजिए। ये है दिल्ली की यमुना। पानी नजर कभी कभी आता है, झाग तैरता हुआ आपको 12 महीने नजर आएगा। 1 महीने बाद छठ का त्योहार है। लाखों लोग दिल्ली के अंदर छठ मनाते हैं और वो घाटों पर जाते हैं और डुबकी भी लगाते हैं और इसी पानी में डुबकी लगाते आ रहे हैं। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यमुना नदी की सफाई का जायजा लेने के लिए कालिंदी कुंज के पास घाट पर पहुंचे थे। उन्होंने और बाकी लोगों ने जो देखा उसे देखकर आप भी हैरान होंगे। यमुना नदी आज भी सफेद झाग से ढकी हुई है। यह सफेद झाग कोई बर्फ की चादर नहीं है, बल्कि एक टॉक्सिक केमिकल से बनी हुई झाग है और इसकी वजह से इस पानी में फोम बन जाता है। यमुना का पानी इतना गंदा हो चुका है कि पीने की बात तो दूर, कोई व्यक्ति अगर इसमें डुबकी लगा ले या आप इसमें हाथ धो लें तो आपके हाथ पर एलर्जी हो जाए, अब उसकी जान पर बन जाए, ऐसी हालत इस पानी की है। यमुना को साफ करने के वादे कई बार हुए हैं, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन यमुना आज भी वैसी ही है। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी वो लोग बदल गए, पहले भाजपा और अब आम आदमी पार्टी, लेकिन यमुना की तस्वीर नहीं बदली। दिल्ली में यमुना में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जाता है और उसकी तस्वीरें साफ तौर पर कालिंदी कुंज पर दिखाई देती है कि किस तरीके से पूरी तरह ये सफेद झाग यमुना के पानी को कवर किए हुए हैं और किस तरीके से यमुना में जो शुद्धियां हैं उसका लेवल लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि कई नालों का, कई फैक्ट्रियों का पानी यमुना में आता है, जिसके कारण यमुना को लगातार जो साफ करने की कोशिशें हैं वो भी बिल्कुल बेकार होती जाती हैं। कई लेवल पर कई सरकारों ने वादा किया, खासतौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि हम यमुना को साफ करेंगे, लेकिन अभी तक यमुना की स्थिति जस की तस है। और यही वजह है कि अब इस पर बीजेपी ने लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार को घेरना शुरू किया है। हर साल ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, खासतौर पर जब सर्दियों का वक्त आता है, छठ का वक्त आता है, तब किस तरीके से यमुना का पानी गंदा दिखाई देता है और उसी गंदे पानी में जो भी महिलाएं छठ करती हैं वो आकर स्नान करती हैं, तो ऐसे ही पानी में उनको छठ पे स्नान करने को मजबूर हो जाती है। देखिए इस वक्त वहां पर बोट के जरिए वहां मनोज तिवारी पहुंचे हैं, बीजेपी सांसद, इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं वीरेंद्र सचदेवा। वो इस वक्त मुआयना कर रहे हैं यमुना के पानी का कि किस तरीके से ये पूरा पानी जैसी की तैसी स्थिति में है। हर बार ऐसा ही स्थिति देखी जाती है और पानी और ज्यादा गंदा दिखाई देता है। एक पटाखे से जितना भी पोल्यूशन को या मनुष्य को नुकसान होता है, उसका कम से कम 10,000 गुना नुकसान ये यमुना जी का पानी कर रहा है। क्या उसका संज्ञान नहीं ले सकते? आपकी नीयत दिल्ली के लोगों को इस खतरे से बचाने की नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ त्योहारों को बाधित करना चाहते हैं। मूल रूप से दिल्ली के चाहे छठ हो या दिवाली हो, इसके जो मानने वाले लोग हैं उनको कहीं से भी राहत देने की आपकी नीयत नहीं है। अरविंद, आज आने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि 1 महीने के बाद छठी मैया का त्योहार है और पूरा दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान इस त्योहार को मनाता है। अब इस जहरीले पानी में, इस गंदे नाली में आप बताइए छठ मैया का त्योहार कैसे मनाएंगे? यहाँ डिजोल्व ऑक्सीजन 0 है, ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है। 10 अक्टूबर को उन्होंने जमा कराई है SCL की मीटिंग में। खुद मान रहे हैं कि यहाँ डिजोल्व ऑक्सीजन 0 है, मतलब एक कीड़ा भी इस पानी में जिंदा नहीं रह सकता। सही मायनों में अरविंद केजरीवाल ने यमुना माँ की हत्या की है। यमुना माँ जब हरियाणा से आ रही है तो साफ है, लेकिन यहाँ आकर आप उनके साथ इस तरह का उनको गंदा नाला बनाएंगे, दिल्ली वाले और देश की जनता क्या आपको कोई भी माफ नहीं करेगा। ये बात सही है। दिल्ली में लगभग 8 साल 9 साल से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल का पब्लिक स्टैंड है ये। उन्होंने पब्लिकली इस बात को कई बार दोहराया है कि मैं यमुना को साफ करूंगा और नहीं कर पाया तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। और अब 2025 का अब जब चुनाव होना तब तक का उन्होंने ये टारगेट ले रखा है। वो कितना कर पाएंगे अलग बात है, फिलहाल जो यमुना की स्थिति है वो आपको दिखाई दे रही है। हर्षवर्धन जी, देखिए पहली बात तो ये कि अरविंद जी ने कहा कि वो राजनीति छोड़ देंगे, तो ये वाला तो इसको पहले बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कहते रहे थे कि राजनीति में आएंगे, नहीं आए हैं, घर गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, ले रहे हैं, तो उनकी बात का कोई मतलब रह गया है? मुझे तो ऐसा अब नहीं लगता है। और शायद दिल्ली की जनता को भी अब थोड़ा संदेह होने लगा होगा। और एक बात जो बार बार आप भी कह रहे हैं, सबको ये लगता है कि भाई MCD में भारतीय जनता पार्टी थी लगातार, और
दिल्ली में अरविंद जी थे, लेकिन सच ये है कि यमुना साफ करने का काम जो उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं वो दिल्ली जल बोर्ड की होती हैं। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार का हिस्सा होता है, उसके पास वो पूरी जिम्मेदारी होती है, उसमें कहीं से भी एमसीडी इन्वॉल्व नहीं। हाँ, अगर कहेंगे कि काम करना है तो एमसीडी ठीक है, नाले नाली जो उसका है उसका काम भी वो साफ करे। अब सवाल यहां ये है कि 2025 में आप कह रहे हैं कि हम सब साफ कर देंगे, नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे, और हम 2023 में ये बात कर रहे हैं, अभी छठ का त्योहार होने जा रहा है। सवाल ये कि क्या कोई परिवर्तन जिस दिन अरविंद जी पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे तब से लेकर आज तक है? मुझे तो नहीं ध्यान में आ रहा है, बल्कि मुझे स्थिति ज्यादा भयावह दिख रही है। और आज मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा की प्रशंसा होनी चाहिए, और हम लोग इस शो में हैं इसलिए नहीं, लेकिन इंडिया टीवी पर यह चल रहा है इसके लिए भी प्रशंसा होनी चाहिए। वरना होगा क्या कि लोग भी आलोचना करते हैं कि मीडिया उसी दिन दिखाता है जिस दिन छठ मैया का त्योहार होगा, जिस दिन से अर्घ देना शुरू होगा उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को, तब जाके मीडिया वहां से रिपोर्ट करेगा। हम आज इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्या दिल्ली की सरकार, जब जिसको हम कहते हैं कि एमसीडी चुनाव के समय कूड़े के पहाड़ पर अरविंद जी चढ़े थे, तो क्या आज दिल्ली की जनता को वहां अरविंद जी को देखना चाहिए था या मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा पहुंचने चाहिए थे? क्या आज अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी, या इस शो के बाद नहीं होनी चाहिए कि वो बताएं कि हमने ये किया है, ये रह गया है, भाई चलो 2 जगह 2 घाट पे हम थोड़ी स्थिति ठीक कर देंगे, या ऐसे 8 घाट 10 घाट बनाएंगे? क्या सिर्फ और सिर्फ वो फिर से यही कहेंगे कि 2025 तक की डेडलाइन, और यमुना साफ करना या कोई जमीन जहरीली हो गई साफ करना वो एक दिन का काम नहीं होता है। उसका तो अगर कुछ डिग्रेडेशन हुआ है, डिटेरिएशन हुआ है, तो दिखेगा कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, किस पैरामीटर पर हुआ है, कितना कौन सी मात्रा उसमें बेहतर हुई, क्या कुछ भी दिख पाएगा, या ऐसे ही जहर में जाकर लोग एक अपनी जो आस्था का त्योहार है वो मनाएंगे? नहीं, अच्छा कि आपने मुझे करेक्ट कर दिया कि ये जिम्मेदारी जो है जल बोर्ड की होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, दिल्ली की सरकार की प्राथमिक तौर पर ये जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है तो इस लिहाज से हम ये भी नहीं, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई इस पर केंद्र सरकार भी तो कुछ नजर रखती होगी ना। तो इस पर हुआ क्या आज तक यमुना को लेकर के? छठ जब आता है सर, अब ये झाग कैसे हटेगा मैं आपको बताता हूं। जहां जहां घाट बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, वहां पर शर्म आती है देख करके, नाव से जाल से जो है झाग को किनारे किया जाता है, एक तरफ किया जाता है, या स्प्रे करके कोई ऊपर से उसकी झाग जो है वो हट जाए, इस तरीके से केवल उस इलाके से झाग हटाया जाता है जहां पर महिलाएं जाकर के वो अर्घ देती हैं या पानी के अंदर जब वो प्रवेश करती हैं। सर, यमुना को लेकर हम लोग पहले भी कुछ चर्चा कर रहे थे, लेकिन यमुना को देखिए कि एनजीटी जो नेशनल ग्रांट ट्राइब्यूनल है, उसने 2017 में सरकार को कहा, दिल्ली सरकार को, कि इसको करिए। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम 2 साल में इस पर बड़ा काम कर देंगे। 2017 में ही करीब करीब जो बजट हुआ 2017 से 2021 तक, वो था 6,500 करोड़ रुपए यमुना को साफ करने के लिए, और वो 6,500 करोड़ रुपए खर्च हो गया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2017 से 2021 तक यमुना को साफ करने में दिल्ली में 6,500 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये आप देख रहे हैं कि कहाँ 6,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ दिल्ली का, तो 6 अक्टूबर 2020 को अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि 5 साल में ये यमुना साफ हो जाएगी और मैं और दिल्ली वाले इसमें स्नान करेंगे। 2020 के चुनाव के बाद, 2020 के चुनाव, तो अब वो 25 तक का समय है, 25 तक का समय। लेकिन अब ये तो ये ऐसी चीज है क्या कि ये घर का कमरा है क्या कि एक दिन में साफ हो जाएगा? वो भी साफ नहीं होता कि आप दिवाली पर साफ करने के लिए, लेकिन उससे बदतर हालत ये हो गई है। उस पर लगातार काम हो रहा है, और ये फॉग को, ये जो झाग बना हुआ है, केवल इससे परेशानी नहीं है। और दूसरी चीज बताता हूँ, यमुना की जो लंबाई है 1400 किलोमीटर है, यमुनोत्री से लेकर वहां तक। उसमें से सिर्फ 2% हिस्सा यमुना का दिल्ली में आता है, और उसमें वजीराबाद और ओखला 2 जगह हैं जहां से यमुना का 76% जो पोल्यूशन है वो शामिल होता है। मतलब दिल्ली का में यमुना का 76% पोल्यूशन होता है, और जिस पर ये दिल्ली सरकार काम कर रही है। एक बात और मैं निवेदन कर दूं कि मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, दिल्ली से बीजेपी के अध्यक्ष रहे, तो वो भी केवल छठ पर जागते हैं,
केंद्र सरकार का आपने जैसे जिक्र किया, वो केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को खड़े होकर इस पर क्यों नहीं वो लड़ाई लड़ते। ये छट आती है क्योंकि वो पूर्वांचलियों के वोट उनको चाहिए, पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहां पर आ रहे हैं। या तो आकर के जो भी लोग जिम्मेदार हैं कह दे कि ये काम हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, ये खत्म बात, दिल्ली की यमुना साफ नहीं हो सकती, या तो यही कह दिया जाए जी। लेकिन ये बात आपकी ठीक है, बार बार जब कोई मौका आता है, और छठ के मौके पर क्योंकि बस केवल उस समय वो पूर्वांचली वहां पर जाना। अब मैं आपको जरा छत्तीसगढ़ के चुनाव का भी एक दृश्य दिखा देता हूं। गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो वहां पर पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं इस बार राजनांदगांव से, उनका नॉमिनेशन था, वहां अमित शाह पहुंचे। उसके बाद एक सभा भी हुई है और उसके बाद उन्होंने सीधे वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाकर रख दिया। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी ये इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। और मैंने करप्शन का ऐसा, जैसे फूड चेन बनते हैं ना, कोई पिज्जा का फूड चेन बनाएगा, कोई पाव भाजी का बनाएगा, इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है। देखिए, अमित शाह जी ने तो भ्रष्टाचार की बात कही है सीधे। अब ये तो मैं इस पर हम लोग क्या बात करेंगे, लेकिन एक बात तो सही है, हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए, अपनी पार्टी के विस्तार के लिए, पार्टी को खड़ा रखने के लिए पैसा तो चाहिए होता है। अब पैसा या तो चंदे से आता है या फिर वो उन राज्यों से आता है जहां पर आपका कुछ प्रभाव हो, जहां पर आपकी सरकार बने। और एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी की, मेरे ख्याल में जब अभी सबसे कमजोर परिस्थिति थी, तब छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये दो राज्यों के पास थे, क्योंकि पंजाब भी चला गया था। तो ऐसे में उनका, अमित शाह जो बात कह रहे हैं उसमें इतना तो सही है कि भाई छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने पार्टी को खड़ा रखने में कुछ तो मदद की होगी। देखिए, आज मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इसको भ्रष्टाचार वाले एंगल से अलग करते हुए बात कह रहा हूं। मैं भ्रष्टाचार पे बताना चाहता हूं। आज रमन सिंह के नॉमिनेशन के लिए अमित शाह जी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पे है और रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है, गिरीश को टिकट दिया है, वह खनिज निगम के अध्यक्ष है। और खनिज निगम में ऐसा कहा जा रहा है कि खनिज अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए वहां से पैसा बनाया है, मुख्यमंत्री को दिया, मुख्यमंत्री के बहुत करीबी है, मुख्यमंत्री ने उन्हें खनिज निगम का अध्यक्ष बनाया, रमन सिंह के खिलाफ टिकट भी उन्होंने दिलवाया है और उन्होंने करोड़ों रुपए बनाकर राज्य सरकार को दिए, दिल्ली के नेतृत्व को भेजा और खुद पैसा बहुत कमाया है। उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी गई है सीबीआई और ईडी के अंदर कि इनकी जांच की जाए। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में जो आज उम्मीदवार कांग्रेस के बने हैं रमन सिंह के खिलाफ, उनके ऊपर गहरी जांच होने वाली है। और देखिए, आज कांग्रेस अभी रायपुर के टिकट जारी नहीं किए, शहरी क्षेत्र के कोई टिकट जारी नहीं किए। ये कहा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के जितने व्यापारी है उन लोगों के वहां के नेताओं ने जम के लूटा है, पैसा वसूली करी है। वो पूरा छत्तीसगढ़ का व्यापारी वर्ग शहरी क्षेत्र का कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराज है और इसीलिए कांग्रेस अभी तक शहरी क्षेत्रों की टिकट जारी नहीं कर पाई है। और ये आधे से ज्यादा जो मंत्री आज पूरी कैबिनेट के टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं पहली सूची में कांग्रेस के, आधे से ज्यादा मंत्री वसूली में लिप्त रहे हैं और सारे हारेंगे आधे से ज्यादा मंत्री वहां पर। तो अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि इन्होंने एटीएम बनाया था, बिल्कुल बात सही है। 5 साल भूपेश सरकार ने वहां से बहुत पैसा बनाया है, चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली भेजा है, दूसरे राज्यों में चुनाव लड़े और छत्तीसगढ़ का चुनाव की व्यवस्था भी भूपेश बघेल ने रमन सिंह की बात कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल सीएम रहे और खुद अमित शाह उनके नॉमिनेशन में गए हैं। तो रमन सिंह जी को ठीक है, मतलब पार्टी जो है खड़ी है उनके पीछे, ये मैसेज दिया जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन अब रमन सिंह मजबूत कड़ी हैं या कमजोर कड़ी हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि ये जो अमित शाह कह रहे हैं, ये तो छत्तीसगढ़ में खूब चर्चा होती है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, खनिज वाला काम, वैसे भी खदान जहाँ भी होती है तो उसमें आता ही है वो, हम लोग भी कहते हैं ना, कोयले की दलाली में मुंह काला। तो अब वैसे तो कोयले से बिजली बनती है, कोयला जरूरी है, लेकिन बार बार ये होता ही है। सवाल यहाँ ये है कि जो बात अमित शाह कह रहे हैं और जो
मैं इधर मेरी बातचीत मैंने ज़्यादा की क्योंकि मुझे लगातार लग रहा है और अभी तक लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत पीछे है अभी कांग्रेस से। भूपेश बघेल का बहुत सिक्का चलता है और मैं इसको ऐसे भी देखता हूं कि अगर 12 के 12 मंत्रियों को टिकट दे दिया तो इसका मतलब है कि पार्टी को कम से कम भरोसा है कि चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप हों या जो भी, वो सीट निकाल कर लाएंगे, वरना पार्टी टिकट बदलती है। तो एक इस तरह से भी देखा जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि रमन सिंह और पूरी भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ 5 साल तक क्या कर रही थी, कौन सा आंदोलन उन्होंने किया और क्या आंदोलन करते हुए भूपेश बघेल सरकार पर दबाव बनाया? क्या जनता के बीच में यह संदेश है? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2018 वाली नहीं होगी, लड़ाई उतनी भी ज्यादा गैप वाली नहीं, उतना अंतर नहीं है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे दिखती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है कि नेता के तौर पर रमन सिंह वहां खड़े नहीं दिखे जहां उन्हें होना चाहिए था। बड़े नेता हैं, 15 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, लेकिन शायद वही है कि आगे बढ़ने का समय हो, शायद पार्टी देख नहीं पाई। दे रही है क्या भाजपा छत्तीसगढ़ में? देखिए, भूपेश बघेल जो है, मैं भ्रष्टाचार पर नहीं जाता क्योंकि मुझे नहीं पता कितना किया नहीं किया, लेकिन वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सबसे प्रिय मुख्यमंत्रियों में से, अब किस कारण से है क्या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो सबसे प्रिय माने जाते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरी लगातार छत्तीसगढ़ में है ना। लेकिन आपको ये पता है कि प्रिय है तो वजह पता होगी सर। वजह तो उनको नेतृत्व को पता होगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के वहाँ छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बात करता रहा। उन्हें हैरानी है कि वो समझते हैं कि भूपेश बघेल सबसे करप्ट सरकारों में से है जिसमें छत्तीसगढ़ पर असर है। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप ने और खासतौर से जो रमन सिंह साहब हैं, उन्होंने कोई लड़ाई वहां पर नहीं लड़ी और सेंट्रल लीडरशिप ने भी शायद उसको इग्नोर किया कि छत्तीसगढ़ हम लूज कर सकते हैं, जबकि पार्टी को लगता है कि वो एक मजबूत जगह हो सकती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।